नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और मैं हूं मनीषा गुप्ता। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार 3 राज्यों के किसानों के साथ काम कर सकती है। माना यह जा रहा है कि बिहार में स्पेशली यहां पर उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन इस पर और डिटेल में जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा और JVL एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। विवेक नमस्कार। क्लियरली दालें थोड़ा सा कंसर्न रही हैं लगातार पिछले 2 सालों में, जहां तक प्रोडक्शन की बात है, इंपोर्ट्स भी हैं और प्राइस कंट्रोल की भी चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर करी हैं, चाहे वो डायनामिक प्राइसिंग के साथ खरीदारी है, ऑनलाइन पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, इंपोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बातचीत चल रही है। अब जो ये राज्यों के साथ बात करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर पल्सेस के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, कितना फीजिबल आप देखते हैं और क्या ऑन ग्राउंड आपने भी ऐसी कोई रिपोर्ट सुनी है? नमस्ते मनीषा जी। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं और ये सही है कि सरकार इस बार दालों को लेकर थोड़ी चिंतित है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार तुअर के उत्पादन में कमी आई है और इसीलिए अभी जो एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार NCCF के माध्यम से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, जहां पे पहले वो दालों का प्रोक्योरमेंट नहीं करते थे, वो दालों का प्रोक्योरमेंट प्लान कर रहे हैं वो MSP की प्राइस पे। और जहां मेरी 2-4 सरकारी अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो सरकार मार्केट प्राइस भी देने को तैयार है। और जब ये खरीफ की सोइंग शुरू होगी, उसके पहले से सरकार इनके साथ इनके साथ अपना डिस्कशन चालू कर दिया है सरकार ने, और ज्यादा प्रोडक्शन की उनसे अपेक्षा की जा रही है और उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि सरकार एक अच्छे भाव में जो मार्केट प्राइस रहेगा उससे प्रोक्योर करेगी, ताकि जो एक कमी बनी हुई है वो अगले साल इस पे इफेक्ट ना आए। और इसलिए सरकार ग्राउंड पे बहुत बहुत स्ट्रांग मेहनत कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 महीनों में सरकार ने बहुत एग्रेसिव डिसीजन लिए हैं, उसके बाद भी इसकी जो रिजल्ट हैं उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की चिंता वाजिब है। और ये जरूर है कि जो तुअर का उत्पादन है, जहाँ पे बिहार और झारखंड पे जहाँ पे सरकार नहीं खरीदती थी, जब सरकार यहाँ पे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट खरीदेगी, तो एक प्रकार से बफर स्टॉक जो भारत सरकार का है वो बनेगा और उससे सरकार को थोड़ा एक ईज आएगा, ताकि वो प्राइस को कंट्रोल कर सके। विवेक जी, जैसे आपने कहा कि सरकार की बातचीत यहाँ पर किसानों के साथ है, तो यू नो फाइनली एक FPOs की जो शुरुआत यहाँ पर हमने होती हुई देखी थी, जो अभी भी माना जाता है कि ऑन पेपर ज़्यादा हैं, ऑन ग्राउंड कम है, और जो ऑन ग्राउंड भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा पुश शायद नहीं है। तो आप कहेंगे अगर ये सारी चीज़ें सरकार करना चाहती है ऑन ग्राउंड, तो FPOs की महत्वता यहाँ पर हम बढ़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने। देखिए, हम एक लीग से हटके सरकार ने निर्णय लिया है और जिस प्रकार से शॉर्टेज बनी है उसको देखते हुए वो नए नीति के तहत काम कर रही है। तो थोड़ी चैलेंजेस तो रहेंगे और सरकार ने उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है। जैसे ही ये राज्य के ये स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन खत्म होंगे, मुझे लगता है सरकार बहुत तेजी से इस पे काम करेगी और इसके रिजल्ट जरूर अच्छे आएंगे। 1-2 साल लगेगा, जो एक गैप है गवर्नमेंट और किसानों के बीच उनको कम होने पे, और कैसा गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उसके हिसाब से इसकी दिशा और दशा तय होगी। तो हमें अभी देखना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से सरकार दालों पे नजर रखी हुई है, मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अच्छा काम होगा। चैलेंजेस तो हैं, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि सरकार जब सीधे डायरेक्टली कोई काम करती है तो इनिशियल तो उसमें हिचअप्स रहते हैं, चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, लेकिन देर सवेर ये इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। विवेक, साथ ही साथ ऑफ कोर्स इलेक्शन वाला साल है, सरकार की तरफ से हमने काफ़ी स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर उठाते हुए देखा ही है, और जैसे आपने कहा कि काम अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा, बारिश नॉर्मल मानी जा रही है, तो ये मान के चलें कि जो खरीफ दालें हैं यहाँ पर उनका MSP यहाँ पर हम यूजुअल से बेहतर आता हुआ शायद देखेंगे। बिल्कुल सही मनीषा जी, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैंने मानसून की 6 रिपोर्ट देख ली है पिछले 2 महीनों। कभी अल नीनो, कभी ला नीनो, कभी सामान्य से कम। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सरकार को बाहर से और लोकल में भी दालों का प्रोक्योरमेंट करके रखना चाहिए। बफर स्टॉक जहां से भी मिले उनको बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए आपके पास बफर स्टॉक होना कंपलसरी है, तभी आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं।
हम्म। पिछले एक साल के प्राइसेस अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स तेजी यहाँ पर सभी दालों में है। एक महीने की अगर बात की जाए तो उड़द और मूंग ठीक ठाक हैं, तो और ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है। और जो चने चने ने ऊपर की चाल चढ़नी शुरू करी है, ये भी ऑन द हायर साइड फिलहाल काम कर रहा है। तो अगर हम अक्रॉस बोर्ड देखें, और माना यह जाता है कि गर्मियों में दालों की हम ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, तो कैसे देखते हैं आप करंट अवेलेबिलिटी, प्राइसेस और फिर आगे मांग एक्सपेक्टेशंस? देखिए मनीषा जी, अभी तो थोड़ी गर्मी जब बढ़ेगी तो दालों की खपत कम होगी, और जैसे ही त्योहारी सीजन चालू होंगे वहां से खपत एकदम से बढ़ेगी। अभी आपको खाली एक मैं डाटा शेयर करूंगा आपके साथ कि हम अभी तक अप्रैल तक 15 से 16 लाख टन येलो पीस बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं। जी। उसके बाद भी प्राइस वहीं पे टिकी हुई है। तो आप एक देखिए, 16 लाख टन माल आने के बाद भी अगर प्राइस नहीं घट रही है, इसका मतलब शॉर्टेज थी और सरकार ने सही कदम लिया। अब इसी चीज को सरकार को ध्यान रखते हुए जब त्योहारी सीजन स्टार्ट होंगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और जहां पे भी जैसे भी सरकार किसानों से हो या इंटरनेशनल मार्केट से हो प्रोक्योर करके बफर स्टॉक रखेगी, तो ही प्राइस कंट्रोल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मानसून थोड़ा भी 19-20 होता है तो एक विकट स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तो अभी देखना पड़ेगा मनीषा जी, लेकिन मेरे हिसाब से दालों पे अभी तो बाजार में तेजी बनी रहेगी। बहुत ज्यादा नहीं तो सही, लेकिन मंदी बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ से बाजार अच्छे ही लगते हैं, और आने वाले टाइम पे सरकार की जो इंपोर्ट की नीति है वो काफी कुछ हद तक प्राइस की दिशा तय करेगी। हम्म। विवेक जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार के पास एक बफर स्टॉक होना मस्ट है, और कई बार बाजारों को ऐसा भी लगता है कि जब सरकार मार्केट में खरीदने आती है उस वजह से भी प्राइसेस यहाँ पर चढ़ जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर बाइंग आएगी तो प्राइसेस को सपोर्ट आएगा ही, लेकिन यहाँ तो फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्गर प्राइसेस वाली स्थिति है। आगे मांग बढ़ती हुई नजर आएगी, फेस्टिवल सीजन भी है, किस तरह की बारिश रहती है, कैसी बुआई है, कैसा एमएसपी है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं अब आगे जाकर अगले 2 महीनों में दालों में देखने के लिए। लेकिन जिस तरह का व्यू है विवेक जी का कि गिरावट की आशंका यहाँ पर कम ही लगती है, प्राइसेस करंट या और तेजी की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो भूपेश शर्मा जी हमारे साथ होंगे, वो हमें बताएंगे कि किस कमोडिटीज में कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले एमपी से रामलाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामलाल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम नमस्कार जी। मैं जो कह रहा था कि मैंने क्रूड ऑयल के 3 लोड ले रखे हैं 16 मई एक्सपायरी के हाँ जी। 235 से। ओके। आप तो उसको होल्डिंग पे रखना चाहिए या निकाल दे? उसमें अभी 141 चल रहा है वो। ओके, तो ऑप्शंस में यहाँ पर बाइंग की है इन्होंने 235 के लेवल्स पे। 140 150 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। भूपेश जी क्या करने की राय है, क्योंकि भावों में तो गिरावट देखने को मिली है, तो क्या करें रामलाल जी? जी नमस्कार मनीषा जी। अगर क्रूड ऑयल के ऑप्शन की बात करें तो क्रूड ऑयल का बाजार एक दायरे में है, और स्पेशली ऊपर से देखा जाए तो मार्केट टूटते हुए ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्हें 120 का स्टिक स्टॉप लॉस 7000 की कॉल में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो सकता है कि टाइम वैल्यू के हिसाब से इनकी वैल्यू और ज्यादा डिके हो। तो जो गिरावट फिलहाल कच्चे तेल में आई है, कितना आपको और लगता है गिर सकता है? क्योंकि आज थोड़ा सा बाजार संभले तो जरूर हैं, लेकिन एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी अगर फ्रेशली बनानी हो तो क्रूड में क्या करना चाहिए? जी क्रूड ऑयल में 6870 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं कहूंगा कि 6870 के नीचे अगर क्रूड ऑयल ट्रेड करता है तो नीचे में तकरीबन 100 से 125 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है, जिसमें भाव 6700 6700 के 20 के आसपास देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल आज मेक और ब्रेक लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो स्पेशली फोकस करना चाहिए आज के सत्र में 6870 के लेवल पर। और ऊपर में किस तरह के स्तर बनते हुए दिखते हैं आप? भूपेश जी, ऊपर में किस तरह के स्तर बनते हुए देखते हैं आप? अगर कोई बेच भी रहा है तो स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, और अगर कोई किस तरह के लेवल्स ऊपर में देखने चाहिए? जी मुझे 6870 के ऊपर जब तक है बाजार तब तक मुझे बेचना समझ नहीं आता बाजार में, ओके। क्योंकि अपसाइड में इसकी अपर रेंज ज्यादा हाई है, 7050 और 7125 तक।
ओके, तो जब तक प्राइसेस होल्ड यहाँ पर कर रहे हैं और तेजी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर 6,870 टूटता है तो फिर भावों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। आई होप रामलाल जी आपने वो लेवल्स यहाँ पर ले लिए हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं अपनी पोजीशंस। लेकिन आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का अच्छा खासा इंटरेस्ट अब है। लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हैं। लोग बाजार में निवेश तो हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, F&O और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स और डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। साथ ही कैसे और पढ़ें समझे चार्ट्स, पैटर्न्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में। इसका हिस्सा बनने के लिए आप लॉग इन करिए साथ में दिए गए लिंक पर। तो जुड़ना ना भूलिए 18 मई को हमारे साथ उस एक्सक्लूसिव वेबिनार के लिए। उस लिंक पर ज़रूर रजिस्टर करें। लेकिन आगे बढ़ते हुए और एक मैसेज आया है अभी अभी तेलंगाना से चरण जी का। सोने के बारे में जानना चाहते हैं ये भूपेश जी कि क्या सही समय है खरीदने का एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी, सोने में हमेशा ही सोना खरीदने का एक कमोडिटी रहती है। बहुत ही बेहतरीन एसेट क्लास है सोना। तो मुझे लगता है कि सोने में अगर लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो आज भी खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो सोना 67,000 से 66,000 के आसपास जब भी मिलता है तब खरीदना चाहिए। ओके, तो एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और भूपेश जी चांदी के बारे में क्या कहेंगे? जी, चांदी ऊपर के भाव से बहुत अच्छी लगभग 8% के आसपास इसमें करेक्ट हुआ है बाजार। मुझे लगता है कि 77,000 76,500 के आसपास जहां कहीं भी चांदी मिलती है वहां लेने का एक अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि चांदी चार्ट पर ब्रेकआउट लेके बाजार ने एक रीटेस्ट का भी अवसर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क कम हो जाता है चांदी में, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 86,000 और 88,000 दोबारा से देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि सोने में कुछ मुनाफा वसूली पर ही बाई करें और चांदी यहाँ पर अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट्स पे अभी भी है, वापस 86-88,000 की ताकत रखती है। भूपेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद भी करने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज भी हमारे साथ बनाने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं आवाज समाचार।